नीतू एक बहुत साधारण परिवार की लड़की थी। वह बचपन से ही बोल नहीं पाती थी। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि वह कभी नहीं बोल पाएगी। नीतू ने अपनी इस कमी को स्वीकार कर लिया था। वह अपने घर के सारे काम जैसे झाड़ू लगाना, पोंछा करना, खाना बनाना और बर्तन साफ करना बहुत ही अच्छे से करती थी। भगवान ने नीतू को आवाज भले ही नहीं दी थी, लेकिन उसे बहुत सुंदर बनाया था। उसका रंग एकदम साफ था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। जो कोई भी उसे पहली बार देखता वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे कि इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने बेजुबान क्यों बनाया। नीतू दिन भर अपने घर में रहती थी, अपनी माँ की मदद करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात बहुत अच्छे से समझा देती थी। उसी मोहल्ले में नीतू के घर के ठीक बगल में एक खाली मकान था। एक दिन उस मकान में एक नया लड़का किराए पर रहने आया। उस लड़के का नाम ऋषभ था। ऋषभ बहुत ही सीधा और पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी अभी हाल ही में बंगलोर में एक बहुत अच्छी नौकरी लगी थी। कंपनी में काम शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वह इस शहर में आकर कुछ दिनों के लिए किराए पर रहने लगा था। एक दिन दोपहर का समय था। गली में एक गोलगप्पे वाला आया। गोलगप्पे वाले ने जैसे ही आवाज लगाई, नीतू को गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई। वह अपनी एक सहेली के साथ घर से बाहर निकली और गोलगप्पे के ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। वह मजे से गोलगप्पे खा रही थी और अपनी सहेली की बात पर मुस्कुरा रही थी। ठीक उसी समय ऋषभ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक उसकी नजर नीतू पर पड़ी। नीतू को इस तरह मुस्कुराते और गोलगप्पे खाते देख ऋषभ वहीं रुक गया। नीतू की सादगी और उसकी सुंदरता ने ऋषभ के दिल पर एक गहरा असर किया। वह पहली नजर में नीतू को बहुत पसंद करने लगा और उसके प्यार में पागल हो गया। अगले 5-6 दिनों तक ऋषभ रोज दोपहर को बाहर आता था ताकि वह नीतू को एक नजर देख सके। एक दिन जब नीतू अपने घर के बाहर खड़ी थी तो ऋषभ ने हिम्मत की और उसके पास गया। ऋषभ ने बहुत ही प्यार से कहा, नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है। मैं आपके पड़ोस में रहने आया हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नीतू ने ऋषभ की बात सुनी। वह थोड़ा शर्माई, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने बस मुस्कुराकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? तब नीतू ने अपने हाथ के इशारे से और अपने गले पर हाथ रखकर बताया कि वह बोल नहीं सकती है। यह जानकर ऋषभ को एक पल के लिए बहुत अफसोस हुआ और बुरा लगा, लेकिन नीतू के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। नीतू की सहेली से पता चला कि उसका नाम नीतू है और वह शुरू से बोल नहीं सकती। ऋषभ ने 3-4 दिन तक बहुत सोचा और फिर तय किया कि वह नीतू से अपने दिल की बात कहेगा। अगले दिन ऋषभ फिर नीतू के पास गया और उसने कहा, नीतू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। नीतू ने जैसे ही ऋषभ के मुंह से शादी की बात सुनी, वह बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ हिलाकर जोर जोर से मना किया। उसने इशारों में ऋषभ को समझाया, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बंगलोर में इतनी अच्छी नौकरी है, तुम मुझसे शादी मत करो। मैं गूंगी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो समाज के लोग और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे माता पिता को लोग ताने देंगे कि लड़के को कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जो एक गूंगी को बहू बनाकर ले आया। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे भूल जाओ। यह सब बता इशारों में बताते हुए नीतू की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर अपने घर के अंदर चली गई।
लेकिन ऋषभ ने हार नहीं मानी। वह नीतू के इस इनकार के बाद भी रोज उसके घर के बाहर खड़ा रहता था। जब नीतू छत पर कपड़े सुखाने आती तो ऋषभ अपनी बालकनी से उसे देखता और हाथ जोड़कर विनती करता था। ऋषभ ने कागज पर बहुत ही आसान शब्दों में लिखा, नीतू मुझे तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। ऋषभ ने वह कागज नीतू की तरफ फेंक दिया। नीतू ने जब वह कागज पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया। उसने देखा कि ऋषभ सच में उससे बहुत प्यार करता था है। उसने धीरे से खिड़की से देखकर सिर हिला दिया और शादी के लिए हाँ कह दी। नीतू को मनाने के बाद अब सबसे बड़ी मुसीबत थी ऋषभ के माता पिता को मनाना। ऋषभ अपने घर गया और उसने अपनी माँ और पिता से कहा, मैं बंगलोर में पड़ोस में रहने वाली लड़की नीतू से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ऋषभ की माँ ने सुना कि लड़की बोल नहीं सकती, वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने थाली पटक दी और कहा, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगवाई, इसलिए कि तू एक गूंगी लड़की को घर ले आई। लोग हमसे पूछेंगे कि बहू कैसी है तो हम क्या कहेंगे कि वह कुछ बोल ही नहीं सकती। हमारे खानदान की समाज में एक इज्जत है। मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। ऋषभ के माता पिता ने भी ऋषभ को बहुत समझाया कि समाज की बातों को समझो, लेकिन ऋषभ अपनी जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अगर शादी होगी तो सिर्फ नीतू से, वरना कभी नहीं होगी। ऋषभ ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। ऋषभ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उसे तेज बुखार आ गया। बेटे की यह हालत देखकर माँ का दिल डर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर लड़के ने खाना नहीं खाया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। आखिरकार बेटे की जान के खातिर ऋषभ के माता पिता को झुकना पड़ा। वह बहुत ही दुखी मन से नीतू के घर रिश्ता लेकर गए और इस तरह बहुत सी मुसीबतों के बाद ऋषभ और नीतू की शादी हो गई। शादी के बाद शुरुआत ही कुछ दिन ठीक रहे क्योंकि ऋषभ घर पर ही था। लेकिन फिर ऋषभ की नौकरी का समय आ गया। ऋषभ को हर सोमवार सुबह जल्दी उठकर बंगलोर जाना पड़ता था और वह पूरे हफ्ते वहीं रहता था। फिर शनिवार की शाम को घर लौटता था। जैसे ही सोमवार को ऋषभ घर से पैर बाहर निकालता, सास को असली रूप सामने आ जाता। वह नीतू को देखते ही गालियां देने लगती और बहुत कड़वी बातें सुनाती। वो कहती, गूंगी कहीं कि बोलना चालना आता नहीं, बस अपना सुंदर चेहरा दिखा दिखा कर मेरे सीधे साधे बेटे को फंसा लिया। तूने उस पर कोई जादू कर दिया है। तू इस घर पर और मेरे बेटे पर एक बोझ है। सास नीतू पर बहुत जुल्म करती थी। वह सुबह 4:30 बजे नीतू को उठा देती थी। कड़ाके की ठंड में भी नीतू से पूरे घर का झाड़ू पोंछा करवाती थी। भारी भारी कपड़े और कंबल हाथों से धुलवाती थी। खाने के नाम का पर सास नीतू को सिर्फ सूखी और बची हुई रोटियां देती थी और कई बार तो खाना भी नहीं देती थी। नीतू भूख के मारे रात भर रोती रहती थी। एक बार जब नीतू से काम करते करते समय बर्तन टूट गया तो सास ने गुस्से में आकर उसका हाथ जलते हुए चूल्हे के पास ले जाकर डराया और कहा कि अगर दोबारा कुछ टूटा तो हाथ जला दूंगी। नीतू डर के मारे थर थर कांपती थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह बोल नहीं पाती थी। जब भी सास उसे मारती या डांटती वह सिर्फ चुपचाप रोती रहती थी। इन सब अत्याचारों के बीच सास बहुत ज्यादा चालाक थी। उन्हें पता था कि ऋषभ नीतू से बहुत प्यार करता है, इसीलिए जैसे ही शनिवार का दिन आता और ऋषभ के घर लौटने का समय होता, सास का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता था। शनिवार की दोपहर से ही सास नीतू के जख्मों पर हल्दी लगा देती थी, उसे अच्छे कपड़े पहनने को कहती थी और खुद रसोई में जाकर काम करने लगती थी।
जब ऋषभ घर आता तो सास कहती, अरे नीतू बेटा तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाकर आराम करो। ऋषभ के सामने वह नीतू को बहुत प्यार करती थी और उसके सिर पर हाथ रखती थी। ऋषभ को लगता था कि उसकी माँ नीतू को अपनी बेटी की तरह मानती है। नीतू बहुत ही सीधी और संस्कारी थी। वह चाहती तो शनिवार को ऋषभ के आने पर इशारों में सब कुछ बता सकती थी कि उसकी माँ उसके पीछे से उस पर कितना जुल्म करती है, उसे मारती है और भूखा रखती है। लेकिन नीतू सोचती थी कि अगर वह ऋषभ को कुछ बताएगी तो माँ और बेटे के बीच लड़ाई हो जाएगी, घर टूट जाएगा और ऋषभ बंगलोर में नौकरी पर परेशान रहेगा। इसी शराफत और खामोशी का फायदा उठाकर सास रोज नीतू पर जुल्म करती रही और ऋषभ इस बात से बिल्कुल अनजान रहा। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक बार गुरुवार का दिन था। बंगलोर में ऋषभ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था, सिर में दर्द था और चक्कर आ रही थी। ऑफिस में सर ने उसे देखा तो कहा कि तुम घर जाकर आराम करो। ऋषभ ने सोचा कि बंगलोर के कमरे में अकेले पड़े रहने से अच्छा है कि वह अपने घर चला जाए, जहां उसकी माँ और नीतू उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगी। ऋषभ ने घर पर फोन नहीं किया क्योंकि वह अचानक पहुंचकर सबको सरप्राइज देना चाहता था। वह दोपहर की बस पकड़कर अपने गांव के लिए निकल गया। उधर घर पर दोपहर का समय था। नीतू ने रसोई में चूल्हे पर दाल की हांडी चढ़ाई हुई थी। तभी उसे याद आया कि ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बाहर मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। नीतू तुरंत कपड़े उतारने के लिए छत पर चली गई। छत पर हवा बहुत तेज चल रही थी, जिससे कुछ कपड़े यहाँ वहां गिर गए थे। नीतू उन कपड़ों को उठाने और समेटने में लग गई। इन सब काम में उसे बहुत समय लग गया। जब वह छत पर थी तब नीचे रसोई में रखी हांडी का सारा पानी सूख गया और दाल नीचे से पूरी तरह जल गई, जिससे पूरे घर में धुएं की महक फैल गई। नीतू जैसे ही कपड़े लेकर छत से नीचे उतरी, उसकी सास रसोई में खड़ी धुएं को देख रही थी। आंधी पूरी तरह जली हुई देखकर सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही नीतू को आते देखा, वह चिल्लाई, कामचोर गूंगी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, पूरा खाना जला दिया। सास ने गुस्से में आकर नीतू के लंबे बाल अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नीतू दर्द से तड़प रही थी। वह जमीन पर बैठ गई, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस अपने हाथ जोड़कर रो रही थी और माफी मांग रही थी। सास ने मारने के लिए रसोई से एक गरम चम्मच उठा लिया। ठीक उसी समय ऋषभ घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर आया, उसे रसोई से रोने की सिसकियां और अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आई। ऋषभ फौरन रसोई की तरफ भागा। जब ऋषभ ने रसोई के अंदर देखा तो उसके होश उड़कर रह गई, क्योंकि उसकी माँ नीतू के बाल पकड़कर उसे मार रही थी और नीतू नीचे बैठी रो रही थी। ऋषभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह फौरन आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ का हाथ बहुत जोर से झटक दिया। यह क्या कर रही हो माँ? ऋषभ बहुत जोर से चिल्लाया। ऋषभ को अचानक इस तरह सामने देखकर उसकी माँ के पैर कांपने लगे। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह तुरंत इकलाते हुए बोली, ऋषभ तू इस समय घर कैसे आ गया? देख बेटा, इस गूंगी ने आज पूरा खाना जला दिया। रोज नुकसान करती है। यह इसीलिए मैं इसे सिखा रही थी कि बस माँ आगे एक शब्द भी मत बोलना। ऋषभ की आंखों में गुस्सा और अफसोस के आंसू साफ दिख रहे थे। उसने नीतू को नीचे से उठाया, उसे अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू पहुंचे। नीतू डर के मारे ऋषभ के पीछे छिपकर कांपने लगी। ऋषभ ने अपनी माँ से कहा, मैं पूरे हफ्ते बंगलोर में यही सोचकर खुश रहता था कि मेरी माँ मेरी पत्नी का कितना ख्याल रखती है, लेकिन आप मेरे पीछे इस बेजुबान पर इतना जुल्म करती हो। आज मुझे समझ आया कि शनिवार को आपका प्यार सिर्फ एक नाटक था।
नीतू बोल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने सिर्फ मेरे लिए, हमारे घर की शांति के लिए आपका हर जुल्म सहा और मुझे कभी कुछ नहीं बताया, ताकि माँ बेटे का रिश्ता खराब ना हो। ऋषभ ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। उसकी माँ पीछे से रोती रही, अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन ऋषभ का भरोसा अपनी माँ पर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने फौरन नीतू का हाथ पकड़ा, कमरे में जाकर उसका सामान एक बैग में भरा और नीतू से कहा, चलो नीतू, अब हम इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहेंगे। ऋषभ नीतू को लेकर फौरन घर से बाहर निकल गया। ऋषभ नीतू को लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा और बंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। बंगलोर पहुंचकर ऋषभ ने एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा मकान किराए पर लिया। उसने नीतू को उस घर में पूरे मान सम्मान के साथ प्रवेश कराया। अब उस नए घर में नीतू को ताने देने वाला कोई नहीं था, ना ही उस घर पर चिल्लाने वाला या उस पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं था। ऋषभ ने अपनी नौकरी के साथ साथ नीतू का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। वह सुबह ऑफिस जाने से पहले नीतू की मदद करता और शाम को आते समय नीतू के लिए उसकी पसंद के गोलगप्पे या कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर लाता था। नीतू भी उस नए घर में आकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों का वह पुराना डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वह अपनी प्यारी सी खामोश मुस्कुराहट के साथ पूरे घर को संभालती और अपने हाथों के प्यारे प्यारे इशारों से ऋषभ पर अपना सारा प्यार लुटाती। दोनों अब बंगलोर में बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नीतू की जिंदगी में अब सिर्फ प्यार, सम्मान और सुकून था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार इंसान की बाहरी कमियों या मजबूरियों को देखकर नहीं, बल्कि उससे उसके साफ दिल और अच्छे स्वभाव को देखकर होता है। जैसे ऋषभ ने नीतू की बेजुबानी को उसकी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसकी सादगी का सम्मान किया। कोई इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो और दुनिया के सामने कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, उसका झूठ और बुरा व्यवहार एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जैसे सास की चालाकी और जुल्म एक दिन ऋषभ के सामने आ गए। जो लोग बोल नहीं सकते या अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उन पर अत्याचार करना सबसे बड़ी इंसानियत के खिलाफ है। हर इंसान को समाज में मान सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। जब अपनों का व्यवहार हद से ज्यादा जुल्मी और अंधा हो जाए, तो अपनी पत्नी या जीवन साथी के ना मान सम्मान की रक्षा के लिए कड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। ऋषभ ने अपनी माँ का अंधा पक्ष लेने के बजाय सच्चाई का साथ दिया और नीतू को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।